नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इंडो जीएस क्लासेज में। और आज हम पढ़ने वाले हैं 1857 का विद्रोह। दरअसल यह टॉपिक आधुनिक भारत के इतिहास खंड में आता है और उस खंड में यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। साथ ही जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, पीसीएस हो, एसएससी हो, इन सभी में यह टॉपिक बहुत ही फेवरेट टॉपिक रहा है और इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडो जीएस क्लासेज की तरफ से आप सभी को मॉडर्न हिस्ट्री के सारे टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे और इन टॉपिक को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाएगा कि आपका कोई भी प्रश्न एग्ज़ाम में ना छूटे। साथ ही अंत में कुछ एमसीक्यूज़ भी लगाए जाएंगे जिससे कि आप अपना मूल्यांकन कर सकें कि हमने इस वीडियो के माध्यम से कितना सीखा। तो बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हैं इंडो जीएस क्लासेस। इस चैप्टर को पढ़ने का हमारा जो क्रम होगा वो कुछ इस प्रकार से है। हम इसके सबसे पहले कारण जानेंगे कि मतलब 1857 का विद्रोह ऐसे क्या कारण थे जो कि इतना सशक्त विद्रोह हुआ, इसके तात्कालिक कारण क्या थे, प्रारंभ कैसे हुआ, प्रसार कैसे हुआ, प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे तथा उन केंद्रों पर नेतृत्वकर्ता कौन थे इस विद्रोह के, साथ ही विद्रोह का स्वरूप कैसा था। ये टॉपिक्स कुछ ज़्यादा डीपली टॉपिक्स है स्वरूप वाला। विद्रोह के अंत में परिणाम क्या हुआ, भारत शासन अधिनियम 1858 लाता है, उसमें क्या क्या प्रावधान थे, इन सभी को जानेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे। तो दरअसल देखिए, अंग्रेज जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत में व्यापार करने के लिए आते हैं। यहाँ पर व्यापार करने के क्रम में उन्होंने भारतीय राज्यों में हस्तक्षेप किया, क्योंकि राजाओं की उन्होंने कमजोरियाँ देखी कि यहाँ के जो राजा हैं आपस में ही लड़ भिड़ रहे हैं। इसलिए उन्होंने राज्यों में आपसी फूट डालकर उनके राज्यों पर कब्जा किया और राज्यों पर नियंत्रण किया। इसी क्रम में उन्होंने यहाँ पर अपनी ब्रिटिश नीतियाँ लागू की, जैसे कि भू राजस्व नीति। ठीक है, इस नीतियों के माध्यम से किसानों का बहुत ज़्यादा शोषण किया, तो साथ ही भारत की बहुत ज़्यादा लूटमार की। बहुत ज़्यादा लगान देना पड़ता था किसानों को अपने खाने तक के लिए पैसे नहीं थे। साथ ही उनको बागानी कृषि कराई जाती थी। ज़बरदस्ती जो नकदी फसलों की खेती है, जैसे कि आपका चावल गेहूँ को हटाकर जो हमारे खाद्यान्न की चीज़ें हैं उनको हटाकर जो चीज़ें आती हैं, जैसे कि नील हुआ, कपास हुआ, इन सब की खेती ज़बरदस्ती कराया करते थे। इससे हुआ क्या कि खाने के लिए चीज़ें बची नहीं और हुआ अकाल में लाखों लोग मारे गए, करोड़ों लोग मारे गए। ब्रिटिश की इन नीतियों से ही पारंपरिक उद्योग जो थे भारत के, जैसे कि हस्तशिल्प निर्माता थे, वो सब बेरोज़गार हो गए। अब जब वो बेरोज़गार हो गए तो अब वो दबाव किस पे पड़ गया, कृषि पे। कृषि ऑलरेडी पहले से ही पिछड़ी हुई है। अब ये हस्तशिल्प वाले जो हमारे निर्माता थे वो सब भी कृषि पर निर्भर हो गए। साथ ही इन्होंने धार्मिक गतिविधियों में भी इंटरफेयर किया। यहाँ पर इन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना प्रारंभ कर दिया। लोगों को ज़बरदस्ती ईसाई धर्म अपनाने के लिए बाध्य किया जाता था। इसी क्रम में 1850 में एक अधिनियम लाते हैं, ये लैक्स लोकी अधिनियम। इसके अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने कहा कि जो व्यक्ति ईसाई धर्म को अपना लेगा उसको अपनी पैतृक संपत्ति में हिस्सा दिया जाएगा। कुछ इस तरीके की योजनाएं लाई गई थी। साथ ही सती प्रथा हुआ, विधवा पुनर्विवाह कानून, इस प्रकार के जो कानून थे, इनसे भारत के जो रूढ़िवादी वर्ग था वो ज़्यादा रुष्ट हो गया कि ये अंग्रेज़ हमारे धर्म एवं समाज संस्कृति में परिवर्तन कर रहे हैं, इसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं, इसलिए ये सब असंतोष हो गया था। जबरन धर्मांतरण, गोद लेने की प्रथा पर प्रतिबंध। दरअसल अगर किसी व्यक्ति के या फिर किसी राजा के कोई संतान नहीं हुआ करती थी तो वो गोद ले लेता था कोई बालक को। ठीक है, गोद लेने की प्रथा पर अंग्रेज़ों ने लगा दिया प्रतिबंध, क्योंकि उन्हें अपना साम्राज्य का विस्तार करना था। तो गोद लेने की प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के कारण जो राजा थे उनके राज्य अंग्रेज़ों के अधीन हो गए, क्योंकि वो किसी को गोद नहीं ले पा रहे थे। दूसरी चीज़, इन्होंने जो मंदिर मस्जिद आज जो भी ज़मीनें थीं उन सब पर भी टैक्स लगा दिया। भारत के जो लोग थे उनसे नस्लवादी भेदभाव किया जाता, उनसे ब्लैक इंडियंस के नाम से पुकारा जाता था। सायक संधि एवं हड़प नीति, ये दो नीतियां हैं। इन नीतियों ने, आपने पढ़ा होगा लास्ट टॉपिक में, कि इन नीतियों के द्वारा भारत के जो देसी राज्य थे उनको बहुत जल्दी ही ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। 1856 में अवध का विलय होता है ब्रिटिश साम्राज्य में। यहाँ से स्थितियाँ और ज़्यादा गड़बड़ होने लगती हैं, क्योंकि अवध में जो सेना थी, सेना में भी कौन थे, किसान के बेटे थे। तो अब उनका जो गांव था, किसान के बेटों का मतलब जो सेना में लोग थे, उनका गांव किस में आ गया, ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो गया इनका। जब ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो गया तो इस क्षेत्र में भी
ब्रिटिश कंपनी द्वारा लगान वसूला जाए और लगान बहुत ज़्यादा हुआ करता था, इसलिए वहाँ के जो किसान थे उनकी समस्याएं बढ़ गईं। जब किसानों की समस्याएं बढ़ गईं तो जो सेना में उनके घर के सदस्य तैनात हैं उन्होंने विद्रोह कर दिया कि अब ये है तो इनका ही फैमिली, मतलब जो गांव में लोग रह रहे हैं वो भी तो सेना में जो शामिल भारतीय हैं उनका फैमिली है, उनको परेशानियां बढ़ी तो उन्होंने विद्रोह कर दिया। तो इसी को हम विद्रोह, मतलब विद्रोह को नाम दिया वर्दीधारी किसानों का विद्रोह। ठीक है, वर्दीधारी किसानों का विद्रोह। अगला कारण ये है कि भारत की जो सेना थी, ठीक है, सेना में जो सैनिक थे भारतीय, उनके साथ में नस्लीय भेदभाव किया जाता था। क्योंकि अगर आप इंडियंस हो अर्थात आप काले हो, हमसे आपका रंग सांवला है, इसलिए आपको सूबेदार से उच्च पद नहीं मिलेगा। इस तरीके की कई सारे चीज़ें होती थी। उनको धार्मिक प्रतीक जैसे कोई पगड़ी पहन ले या फिर तिलक लगा ले, तो इस सब पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके बाद एक कानून के द्वारा समुद्र पार सेवा अनिवार्य कर दिया सैनिकों के लिए। लेकिन भारत में धार्मिक मान्यता थी कि अगर कोई व्यक्ति समुद्र को पार करेगा तो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इसी क्रम में लोगों में असंतोष की भावनाएं जागृत हुई। लेकिन ये सब तो क्रम चल रहे थे धीरे धीरे, और इसी क्रम में इन्हीं कारणों की वजह से बार बार विद्रोह भी किए जा रहे थे छोटे मोटे। लेकिन एक ऐसा कारण था कि जो वर्षों से लगी आ रही आग को एकदम से भड़का देता है। मतलब एक बारूद बिछा हुआ है, आपको बस चिंगारी लगानी है। तो चिंगारी लगाने का कार्य जो करते हैं वो करते हैं चर्बी युक्त कारतूस। दरअसल 1856 ईस्वी में नई राइफल्स लाई गई सेना के लिए, इनफील्ड राइफल्स। इन राइफल्स में जो कारतूस पड़ता था, उन कारतूस को चलाने के लिए पहले उनको मुंह से खींचना पड़ता था। अब मुंह से खींचने के लिए सैनिकों में कोई समस्या नहीं थी। समस्या ये थी कि इसमें गाय एवं सूअर की चर्बी लगाई गई थी इस खींचने वाली जगह पर। तो इस बात का पता सैनिकों को लग जाता है। इस बात से उनको दिक्कत थी क्योंकि गाय जो है हिंदुओं के लिए बहुत पवित्र है, वहीं सूअर से मुस्लिम समुदाय जो होता है बहुत ज़्यादा नफरत करता है। इसी क्रम में जो सैनिक थे उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ हमारा इन कारतूसों के द्वारा धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, हम कहीं के नहीं रहेंगे। इस तरीके की उन्होंने बातें की। इसी क्रम में सर्वप्रथम जो सूचना मिलती है जो इस चर्बी युक्त कारतूस की, वो छावनी है दमदम। ठीक है, दमदम सैन्य छावनी, ये बंगाल में पड़ती है। यहाँ से सूचना निकलती है, एक व्यक्ति होता है वो चला जाता है जहाँ पर ये कारतूस बन रहे होते हैं, तो वहाँ देखता है कि गाय और सूअर यहाँ पर कटे पिटे पड़े हैं, इनका यूज़ कहाँ हो रहा है। तो उसने देखा कि ये तो कारतूस बनाए जा रहे हैं। तो फिर यहाँ से सूचना फैल जाती है बाकी छावनियों में। इसी क्रम में जब इसका पता चलता है तो सर्वप्रथम इसकी प्रतिक्रिया जो होती है, मतलब प्रतिक्रिया जो होती है वो होती है बहरामपुर छावनी में। वहाँ के सैनिकों ने वहाँ के अंग्रेज अधिकारियों का आदेश मानने से इनकार कर दिया कि आप हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं। फिर आते हैं बैरकपुर में। बैरकपुर में घटना क्या होती है कि मंगल पांडे होते हैं, बैरकपुर में छावनी है 34वीं रेजिमेंट। ठीक है, 34वीं रेजिमेंट के एक सिपाही थे मंगल पांडे। मंगल पांडे को जब ये पता चला कि अंग्रेज़ों ने जो कारतूस होते हैं उसमें गाय एवं सूअर की चर्बी लगाई हुई है, तो उन्होंने अपने जो सीनियर्स थे उनसे पूछा कि आपने, मतलब जो ब्रिटिश सरकार है उसने क्या इसमें चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग किया है। तो उन्होंने कहा नहीं, यह सिर्फ अफवाह है, आप इस पर ध्यान न दें। लेकिन मंगल पांडे ने जब स्वयं इस चीज़ को देखा तो वो दंग रह गए और उन्होंने गुस्से में आकर ह्यूसन, जो उनसे सीनियर अधिकारी थे अंग्रेज, और बग, इन पर गोलियां चला दी। अब गोलियां चलाने के बाद जो बग होता है वो मारा जाता है। इसी क्रम में मंगल पांडे को सज़ा होती है और 8 अप्रैल 1853 को इनको फांसी दे दी जाती है और 34वीं जो रेजिमेंट थी उसको भी भंग कर दिया जाता है। 8 अप्रैल को फांसी देने के पश्चात अब डेट आती है 24 अप्रैल 1857 की। 24 अप्रैल 1857 को मेरठ के जो सैनिक होते हैं, अब देखिए जो मंगल पांडे को फांसी लगी उसके पश्चात जो अन्य जो सैनिक थे तो उनमें अभी थोड़ी विद्रोह की भावना है, क्योंकि फांसी लगी वो भी एक सैनिक थे, तो अन्य सैनिकों ने भी विद्रोह किया और धीरे धीरे खबर ये पहुंची तो 24 अप्रैल तक मेरठ में विद्रोह शुरू हो गया। तो 90 जो सैनिक थे मेरठ में, उन्होंने क्या किया कि हम कारतूस का प्रयोग नहीं करेंगे, उन्होंने आदेश मानने से मना कर दिया। इसी क्रम में 85 सैनिकों को 10 साल की सज़ा दे दी गई इन्हीं 90 में से। जब इनको सज़ा दे दी तो अन्य सैनिक भी गुस्सा हुए, क्योंकि इनके ही साथी थे ये 85 सैनिक। तो उन्होंने क्या किया कि 10 मई 1857 की डेट को मेरठ में उन्होंने विद्रोह कर दिया। उन्होंने अंग्रेज़ के जो सिपाही थे, अंग्रेज अधिकारी थे, उन सबको मार दिया भारतीय सिपाहियों ने, और अपने जो जेल में बंद साथी थे उनको छुड़ाकर वहीं से रात में निकल लिए दिल्ली के लिए।
और 11 मई को दिल्ली में पहुंच जाते हैं रात में। और ये जाते किसके नेतृत्व में? बख्त खां के नेतृत्व में। तो दिल्ली में पहुंचने के बाद 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लेते, क्योंकि दिल्ली पर अन्य अंग्रेज अधिकारी भी थे, उन सभी को भी मारना पड़ता है। गाड़ियाँ जलाती जाती हैं, सारी चीज़ें करी जाती हैं। इसके बाद वो बहादुर शाह जफ़र से मिलते हैं लाल किला में और लाल किले को अपने अधिकार में ले लेते हैं। बहादुर शाह जफ़र से वो कहते हैं कि आप इस विद्रोह का नेतृत्व कीजिए, और उन्हें यह स्वीकारना पड़ता है बहादुर शाह जफ़र को, और वो 1857 के विद्रोह को नेता घोषित किया जाता है। इसके पश्चात ही विद्रोह जो था एकदम से पूरे भारत के एरिया में फैल गया धीरे धीरे से। अब ये किन किन जगह इस विद्रोह का आयोजन हुआ था, मतलब किन किन जगह यह विद्रोह की लपटें उठी थी? तो देखिए, मेरठ में जो थे, मेरठ, दिल्ली, लखनऊ, इन सब में उठी थी। इनको हम क्रम वाइज पढ़ेंगे। तो मेरठ में जो नेतृत्व करता थे कदम सिंह, इसके अंतर्गत हम जो पढ़ेंगे प्रमुख विद्रोह एवं उनके नेतृत्वकर्ता, ठीक है, विद्रोह के प्रमुख केंद्र। तो मेरठ जो केंद्र था वहाँ पर कदम सिंह नेतृत्व करता थे। दिल्ली में बहादुर शाह जफ़र को नेता घोषित कर दिया था 12 मई को। लखनऊ में है बेगम हज़रत महल। दरअसल बेगम हज़रत महल वाजिद अली शाह की पत्नी थी, और इनका जो अवध जो था अंग्रेज़ों ने कुशासन के आरोप में अपने कब्जे में ले लिया। ये अपने अल्पवयस्क बेटे ब्रिजेश कद्र को वहाँ का शासक बनाना चाहती थी, लेकिन ये संभव नहीं हुआ और इन्होंने विद्रोह किया, और विद्रोह को दबाया था कैंपबेल ने। कैंपबेल नामक ब्रिटिश अधिकारी ने विद्रोह शांत कर दिया। कानपुर की बात करें तो कानपुर में नाना साहब एवं तात्या टोपे। नाना साहब की दरअसल अंग्रेज़ों ने पेंशन को बंद कर दिया था, इसी क्रम में उन्होंने विद्रोह में भाग लिया और उन्होंने तात्या टोपे को अपना सेनापति बनाया। इस विद्रोह का भी कानपुर में दमन जो हुआ था वो हैवलॉक, व्हीलर एवं कैंपबेल नामक ब्रिटिश सेनापति जो थे, उनकी संयुक्त सेनाओं ने कानपुर में उठे इस विद्रोह को निर्ममतापूर्वक दमन कर दिया। बात आती है झांसी की। तो झांसी में भी महारानी लक्ष्मीबाई जो थी, इनके राज्य को अंग्रेज़ों ने छीन लिया था, और झांसी में जो विद्रोह का दमन करते हैं स्मिथ तथा ह्यूरोज। लक्ष्मीबाई ने इसमें कहा था कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, ठीक है, यह नारा लगाया था इन्होंने। जगदीशपुर बिहार की बात करें तो यहाँ पर जो नेतृत्व करता थे 80 वर्षीय एक व्यक्ति थे कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ने जगदीशपुर बिहार में नेतृत्व किया, और बिहार में इस जगह जो आंदोलन को दमन किया था वो विलियम टेलर एवं विंसेंट आयर नामक अंग्रेज़ सैनिकों ने। इलाहाबाद में थे लियाकत अली। लियाकत अली ने इलाहाबाद में इस 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, और इस विद्रोह के दमनकर्ता जो थे इलाहाबाद में जनरल नील, ठीक है। फैज़ाबाद की बात करें तो मौलवी अहमदुल्ला और दमनकर्ता थे जनरल रेनॉल्ड। देखिए, ये जो आप पढ़ रहे हैं ना प्रमुख केंद्र एवं नेतृत्वकर्ता, इनसे प्रश्न डायरेक्टली क्वेश्चन आए हैं, इनको आप याद अवश्य कर लेना। अगर आपने कॉपी पेन नहीं ली है तो कृपया कॉपी पेन लेकर अवश्य बैठें। आगे देखते हैं। आगे है विद्रोह का केंद्र बरेली, ठीक है। तो बरेली में नेतृत्व किसने किया था? बरेली के नेतृत्व करता थे खान बहादुर खान, और यहाँ दमन किसने किया था आंदोलन का? विंसेंट आयर ने। असम, देखिए बहुत कम किताबों में असम वगैरह के नाम मिलते हैं, इसलिए आप इन टॉपिक्स पर काफ़ी फोकस करें, क्योंकि ऊपर जो मैंने पढ़ाए हैं वो एग्ज़ाम में आ चुके हैं, लेकिन इनसे बहुत कम आता है, इसलिए हो सकता है इस बार इनसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएं। असम में है कंदर पेश्वर सिंह और मनीराम दत्ता। ये दो व्यक्ति असम में 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। गोरखपुर में गजाधर सिंह और मथुरा में देवी सिंह, ठीक है। मथुरा में देवी सिंह, तो मथुरा में इस तरीके से याद करना कि मथुरा में मंदिर बहुत सारे हैं, और मंदिरों में कौन होती हैं? देवी होती हैं। तो देवी सिंह मथुरा में कौन हुए? देवी सिंह। हरियाणा में राव तुलाराम, ठीक है। मंदसौर में शहजादा फिरोज़। मंदसौर में कौन थे? शहजादा फिरोज़। राजस्थान में नेतृत्व करता थे 1857 के विद्रोह के, वो थे जयदयाल एवं हरदयाल, ठीक है, जयदयाल एवं हरदयाल। महाराष्ट्र में रंपा बापूजी गुप्ते। हैदराबाद में सोनूजी पंत। ये जो मैंने सारे नाम बताए थे ये सभी 1857 के विद्रोह के केंद्र थे, और तथा उनके नेतृत्वकर्ता एवं उन विद्रोह का दमन किसने किया यह सब बताया था। आगे हम इसमें एक स्टोरी पढ़ते हैं, आम लोगों का समर्थन क्या रहा था इसमें। तो देखिए, आम लोगों की बात करें तो एक उदाहरण है जो कि एनसीईआरटी में आपको मिलेगा। ये तो बात है बागपत उत्तर प्रदेश की। यहाँ पर पड़ता है बड़ौत परगना। बड़ौत परगना में एक व्यक्ति थे शाहमल। शाहमल नामक व्यक्ति ने
इस 1857 के विद्रोह के लिए रात रात भर गांव-गांव जाकर लगभग 84 गांव के मुखियाओं को इसने इकट्ठा कर लिया। जब इन मुखियाओं को इकट्ठा कर लिया, किसानों को संगठित कर लिया, फिर ये आगे बढ़े विद्रोह के लिए। इन्होंने वहाँ के सरकारी जो भवन थे उन पर कब्जा कर लिया। साथ ही वहाँ पे जो नदियों पर पुल बने हुए थे उनको गिरा दिया, क्योंकि ब्रिटिश सेना इधर से ना गुजर पाई। साथ ही सड़कों को तोड़ फोड़ दिया। ब्रिटिश सेना के आवागमन को रोकने के लिए इन्होंने इस तरीके से गतिविधियाँ की। दिल्ली में विद्रोहियों को, जो हमारे सैनिक थे दिल्ली में, उनको सामान की आपूर्ति इन्होंने पहुंचाई, खाने पीने के लेकर, और अन्य जो सामान की उनको ज़रूरत थी उन सबको पहुंचाया गया। ब्रिटिश मुख्यालय तथा मेरठ, इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन था, संचार का साधन थे, उन सबको इन्होंने बीच में कट कर दिया, ठप कर दिया। जुलाई 1857 होता क्या है कि अंग्रेज अधिकारी डनलप द्वारा शाहमल की हत्या कर दी जाती है और शाहमल के सिर को काटकर एक सार्वजनिक स्थान पर लगा दिया जाता है, जिससे कि लोगों में भय का माहौल क्रिएट हो। विद्रोह का दमन कैसे होता है, क्योंकि यह विद्रोह बहुत ज़्यादा हिंसक था, अंग्रेज़ों को अपनी जान के लाले पड़ गए थे, इसलिए लॉर्ड कैनिंग ने भारत के बाहर से भी सेनाओं को मंगवाना पड़ा था। क्रीमिया के युद्ध में जो सेनाएं थीं वो क्रीमिया के युद्ध करने के पश्चात डायरेक्ट इंडिया बुला ली गई थी। जो विद्रोह में शामिल सैनिक थे उनको तोप के आगे खड़ा कर कर उड़वा दिया गया। इस विद्रोह में सिख रेजिमेंट ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था। इसमें कहा भी जाता है कि अगर सिख रेजिमेंट साथ नहीं देती तो अंग्रेज़ कभी भी इस युद्ध को जीत नहीं पाते, इस विद्रोह में मारे जाते सारे अंग्रेज़। 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर अंग्रेज़ों ने पुनः कब्जा कर लिया तथा बहादुर शाह जफर जो थे, जो इस विद्रोह के नेता घोषित किए जाते थे, मुगल बादशाह, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें रंगून भेज दिया गया, जहां उनकी 1862 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। इस विद्रोह के पश्चात क्या परिणाम आए, तो परिणामों की बात करें तो ब्रिटेन ने, मतलब ब्रिटिश सरकार थी, उसने भारत शासन अधिनियम नामक 1857 में एक एक्ट पारित किया। इस एक्ट के तहत क्या किया कि कंपनी का शासन समाप्त कर दिया इंडिया से। मतलब अभी तक क्या था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वही भारत में शासन का कार्य कर रही थी। लेकिन 1858 के बाद, मतलब 1858 में इस अधिनियम के द्वारा उसका शासन समाप्त कर दिया गया। अब शासन सीधे ब्रिटिश ताज, मतलब क्राउन, जो महारानी थी ब्रिटेन की, उनके अधीन कर दिया गया। इसकी घोषणा की गई थी 1 नवंबर 1858 को कि आज के बाद से कंपनी का शासन समाप्त होता है और ब्रिटिश ताज का शासन होगा इंडिया में। इस समय जो गवर्नर जनरल जो था 1857 के विद्रोह के समय, वो था कैनिंग, और इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल का नाम चेंज कर दिया गया वायसराय, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए। साथ ही वायसराय की सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारिणी का गठन किया जाता है। भारत का प्रशासन राज्य सचिव, जिसको हम भारत सचिव कहते हैं, और उसकी 15 सदस्यीय परिषद को सौंपा गया। अब इसको समझ लेते हैं कि क्या व्यवस्था थी इससे पहले। तो देखिए, इंग्लैंड में एक तो सरकार थी, इंग्लिश मतलब ब्रिटिश सरकार थी, दूसरा था ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी, निजी कंपनी थी, जबकि यह थी सरकार। तो सरकार का कार्य क्या है, इन कंपनियों को रेगुलेट करना। ठीक है, यह कंपनी व्यापार करने के लिए इंडिया आती है, इसको रेगुलेट कौन करता है, सरकार करती है। इसी रेगुलेशन के क्रम में 1774 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट लाया जाता है। अब पिट्स इंडिया एक्ट में क्या व्यवस्था की गई कि इसके तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, कंपनी के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया, और इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो अध्यक्ष होता था वो ब्रिटिश सरकार का ही मंत्री होता था। अब देखिए, कंपनी के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया जा रहा है, लेकिन इसका अध्यक्ष कौन होगा, ब्रिटिश सरकार का मंत्री, और इसको अधिकार था कि वह भारत से गवर्नर जनरल को वापस बुला सकता है। अब गवर्नर जनरल को जब वापस बुला सकता है तो गवर्नर जनरल उत्तरदायी किसके प्रति हुआ, इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष के प्रति, जो कि किसका सदस्य है, ब्रिटिश सरकार का एक मंत्री है। ठीक है, तो गवर्नर जनरल इनडायरेक्टली ब्रिटिश सरकार से प्रभावित होता था। इंडिया में द्वैत शासन कैसे था, तो यहीं से द्वैत शासन स्टार्ट हो जाता है 1774 से। पिट्स इंडिया एक्ट से भारत में द्वैत शासन की शुरुआत होती है। कैसे होती है कि देखो, एक तरफ तो ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्ट यहाँ पर शासन कर रही है, दूसरा ब्रिटिश सरकार पीछे से शासन कर रही है इनडायरेक्टली, किसके द्वारा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा। क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल में अध्यक्ष कौन है, ब्रिटिश सरकार का मंत्री, इसलिए यहाँ पर 2 लोग शासन कर रहे हैं इंडिया में, एक ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन 1857 के विद्रोह के पश्चात
इन दो लोगों के शासन को समाप्त कर दिया जाता है, अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में शासन कर रही थी उसको समाप्त कर दिया, और भारत सचिव को, जो कि ब्रिटिश सरकार में ही मंत्री था, प्लस उसकी कार्यकारिणी, इसको शासन सौंप दिया गया। मतलब डायरेक्टली शासन अब ब्रिटिश सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया भारत का। इसे हम कहेंगे कि भारत में 1857 के बाद जो अधिनियम लाया गया था 1858 में, द्वैत शासन की समाप्ति हो जाती है। साथ ही 1857 के बाद जो विलय विस्तार की नीति थी, मतलब क्षेत्रों को जीतना, राजाओं से राज्य छीनना, इन सबको बंद कर दिया ब्रिटिश सरकार ने, क्योंकि इस तरह की घटनाएं फिर से ना हों। सामाजिक सांस्कृतिक मामलों में जैसे कि सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह, इन सब में जो हस्तक्षेप किया था, जो समाज सुधार कानून लाए थे, नरबली प्रथा जैसे कानून लाए थे, उन सब में निष्क्रिय दृष्टिकोण अपना लिया कि अब हम इसमें बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करेंगे भारतीय समाज एवं संस्कृति में। साथ ही इन्होंने सेना का पुनर्गठन किया, जिसके लिए इन्होंने पील कमीशन, ठीक है, पील कमीशन का गठन किया, और इस कमीशन की सिफारिश पर सेना में भारतीय एवं यूरोपीय जो सैनिक थे उनका अनुपात को संतुलित किया गया। अनुपात क्या रखा गया बंगाल में? तो बंगाल की बात करें तो बंगाल में जो भारतीय एवं यूरोपीय सैनिकों का अनुपात था वो था 2:1। साथ ही इन्होंने सेना का क्षेत्र एवं जाति के आधार पर गठन कर दिया, जैसे सिख रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, इस तरीके की बहुत सारी रेजिमेंट बनाई गई जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, कि ये लोग आपस में एकजुट ना हो पाएँ, इनमें आपसी फूट डाली जा सके। इस तरीके से जाति एवं क्षेत्र के आधार पर इसका गठन किया जाता है। विद्रोह असफल क्यों हुआ? इसके क्या कारण थे? देखिए, विद्रोह में कोई मजबूत संगठन नहीं था। कोई लखनऊ में विद्रोह कर रहा है, कोई कानपुर में कर रहा है, लेकिन इन सब में क्या था कि एक एकता नहीं थी। एकता तो थी लेकिन संपर्क के साधन नहीं थे, संचार व्यवस्था नहीं थी। तो अगर एक समय में एक बार में विद्रोह होता तो कहीं ये सफलता के नज़दीक होता। जगह जगह विद्रोह हुआ और धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने इसको दबा दिया। विद्रोह निजी स्वार्थ से प्रेरित था। देखिए, इसमें कोई राष्ट्रीयता की भावना ज़्यादा नज़र नहीं आती, क्योंकि नाना साहब लड़ रहे थे, उनकी पेंशन बंद कर दी। बहादुर शाह जफर भी इसलिए था, उनका राज्य जाने वाला था, छीन लिया गया था और उनकी भी पेंशन बंद कर दी। महारानी लक्ष्मीबाई जो थी, उनका राज्य छीन लिया, उन्होंने कहा कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। इस प्रकार के निजी स्वार्थ लोगों में ज़्यादा थे, ठीक है। अपनी अपनी समस्याएं थीं, ये नहीं कि पूरे राष्ट्र की समस्याओं के लिए यहाँ पर लड़ाई लड़ी जा रही थी। साथ ही जो विद्रोही थे उन्होंने आधुनिक हथियार एवं प्रौद्योगिकी का अभाव था यहाँ पर, मतलब उनके पास में लाठी डंडे थे, कुछ छोटे मोटे हथियार भी थे, लेकिन अंग्रेज़ों के पास में आधुनिक हथियार थे। जो हमारे सैनिक थे उनके पास में इतनी अच्छी प्रौद्योगिकी नहीं थी, संचार की व्यवस्था नहीं थी, आपसी वार्तालाप नहीं कर सकते थे, यहाँ से वहाँ कोई संदेश भेजना है तो उसकी भी व्यवस्था नहीं थी। साथ ही शिक्षित एवं बुद्धिजीवी जो वर्ग था इंडिया में, वो इन सब से दूर रहा था, क्योंकि वो ब्रिटिश सरकार में सरकारी सेवाओं में था, कोई क्लर्क था, कोई कुछ था, कोई कुछ था। तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि हम करें तो करें क्या, इस विद्रोह में शामिल हों, क्योंकि उसके अपने फैमिली की भी चिंता है। इसलिए वो इस विद्रोह से लगभग दूर ही रहा। अब हम देख लेते हैं 1857 के समय कौन कौन से व्यक्ति किस पद पर थे। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? पामर्स्टन, ठीक है। भारत में गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। एवं मुख्य सेनापति कौन था? तो जॉर्ज एनिसन। और भारत का सम्राट कौन था? मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर। विद्रोह का स्वरूप देखते हैं अब। तो विद्रोह के स्वरूप में कोई कहता है सैनिक स्वरूप आता है, कोई कहता है कि सभ्यता एवं बर्बरता के बीच संघर्ष था, किसी ने इसको हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र बताया, किसी ने ईसाइयत के विरुद्ध धर्मयुद्ध बताया, कोई पुनर्स्थापनावादी कहता है, ठीक है, कोई राष्ट्रीय विद्रोह, नागरिक विद्रोह, इस तरीके की बातें कई सारी कही गई थी। तो पुनर्स्थापनावादी स्वरूप क्या है, इसको समझते हैं। देखिए, जो विद्रोही थे उन्होंने जो मुगल सम्राट थे उनको अपना नेता घोषित किया। कहीं ना कहीं एक पिछली जो व्यवस्था थी, पुरानी व्यवस्था मुगलों के टाइम पर, कि मुगल पूरे राज्य मतलब भारत को डायरेक्ट करते थे, मतलब वहाँ शासन करते थे, तो वहीं लौट जाने की बात कही थी कि आप हमारे नेता बन जाइए। इसलिए कहते हैं पुनर्स्थापनावादी स्वरूप। ब्रिटिश जो थे, मतलब अंग्रेज थे, जब ब्रिटिश संसद में यह मामला गया तो उन्होंने कहा कि यह एक सैनिकों का विद्रोह था जो अपनी महत्वाकांक्षा के बदले यह विद्रोह कर रहे थे, क्योंकि उनको प्रमोशन वो चाहते थे उतना नहीं मिल पा रहा था, इस वजह से उन्होंने यह विद्रोह किया। लेकिन यह बात जो है सैनिक विद्रोह की, यह गलत है। यह बात कहने वाले कौन थे? जॉन लॉरेंस, सैयद अहमद खां। इन्होंने कहा कि यह सिर्फ सैनिक विद्रोह के अलावा कुछ नहीं है।
लेकिन सैनिक के अलावा यहाँ पर जो सिपाही थे उनके अलावा भी किसान भी थे, जमींदार भी थे, राजा थे और अन्य लोग भी थे इसमें, यह सभी शामिल थे। इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि यह केवल सैनिक विद्रोह था। ठीक है। दूसरी बात ये, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम यह कहाँ तक था? तो इसमें एक आते हैं कि आर.सी. मजूमदार एक विचारक हैं, इन्होंने कहा कि यह ना तो प्रथम न राष्ट्रीय न स्वतंत्रता संघर्ष था। यह बात इन्होंने की। इन्होंने कहा कि न तो यह प्रथम न राष्ट्रीय न स्वतंत्रता संघर्ष था। तो प्रथम की बात की, यह प्रथम क्यों नहीं था? क्योंकि इस विद्रोह से पहले भी पाइक विद्रोह, संथाल विद्रोह, ठीक है, और सैन्य विद्रोह की भी बात करें तो वेल्लोर में और बैरकपुर में जो विद्रोह हुए थे, ये सब 1857 से पहले विद्रोह हो चुके हैं, इसलिए इसको प्रथम विद्रोह नहीं कहा जा सकता। दूसरा तर्क इन्होंने दिया कि इसको राष्ट्रीय भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसका प्रसार अधिकांशतः उत्तर भारत के एरियाज़ में ही रहा है। साथ ही इस विद्रोह में राष्ट्रीयता की भावना इतनी मजबूत नहीं थी, सभी लोग अपने स्वार्थ से प्रेरित थे, कोई राष्ट्र के लिए नहीं लड़ रहा था यहाँ पर। तीसरी बात है, न ये स्वतंत्रता संग्राम था, क्योंकि इसमें आज़ादी की मांग कभी नहीं की गई थी। इस बात की ध्यान रखना, इसमें आज़ादी की डिमांड नहीं की गई थी, इसलिए इसको स्वतंत्रता संघर्ष भी नहीं कहा जा सकता। अब हम इसकी समीक्षा करते हैं कि क्या यह बात कहाँ तक ठीक है। तो इसमें देखिए, ब्रिटिश को इतनी अच्छी वाली चुनौती, मतलब उसको झकझोर के रख दिया, यह पहली बार ऐसा हुआ था 1857 के विद्रोह में। इसके पश्चात कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है, विलय विस्तार की नीति त्याग दी जाती है, धार्मिक मामलों में निष्क्रियता की नीति अपनाई जाती है। इस तरीके से ब्रिटिश सरकार थी, उसको कई सारे चेंजेस करने पड़ते हैं। मतलब कि विद्रोह इतना व्यापक था कि उसको अपनी शासन व्यवस्था में बहुत बदलाव करने पड़ते हैं। इस कारण से विशिष्ट संदर्भों में इसको प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष कहा जा सकता है। हम यह नहीं कह सकते कि यह प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष नहीं था, इसको कहा जा सकता है। आगे इस विद्रोह से संबंधित प्रमुख विचार हैं विचारकों के। तो इसमें है जॉन लॉरेंस। जॉन लॉरेंस ने क्या कहा कि 1857 की घटना सिर्फ गाय की चर्बी से उत्पन्न सैनिक उत्पात थी। ठीक है, गाय की चर्बी से उत्पन्न सिर्फ सैनिक उत्पात थी। यह किसने कहा था? जॉन लॉरेंस ने। 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता संघर्ष नहीं, धार्मिक युद्ध था। तो धार्मिक युद्ध की संज्ञा किसने दी? विलियम हॉवर्ड रसेल। ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं, मैं उन्हीं को बताऊंगा आपको और उनको आपको ध्यान में रखना है। 1857 के विद्रोह में राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था। यह सैनिक विद्रोह से बढ़कर कुछ और भी नहीं था, यह कहते हैं आर.सी. मजूमदार। जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं इसके बारे में? तो सन 1857 का विद्रोह सिपाही विद्रोह नहीं, अपितु स्वतंत्रता प्राप्ति के निमित्त भारतीय जनता का संगठित संग्राम था। यह बात कहते हैं जवाहरलाल नेहरू। आगे 1857 के विद्रोह के बारे में वी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, इन्होंने क्या विचार दिया अपना? तो वो कहते हैं कि 1857 का विद्रोह स्वधर्म और राजस्व के लिए लड़ा गया राष्ट्रीय संघर्ष था। सर जेम्स आउटरम क्या कहते हैं कि 1857 का विद्रोह मुसलमानों के षड्यंत्र का परिणाम था। 1857 का विद्रोह सचेत संयोग से उपचा राष्ट्रीय विद्रोह था। ये बेंजामिन डिज़रायली ने कहा था, ब्रिटेन में अपनी विपक्ष के नेता थे ये, और इन्होंने विपक्ष के नेता होने के नाते ब्रिटिश संसद में यह बात कही कि यह एक राष्ट्रीय आंदोलन था। तो सबसे पहली बार इसको राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा भी डिज़रायली नामक व्यक्ति जो थे उन्होंने दी थी। 1857 के विद्रोह का आरंभिक स्वरूप सैनिक विद्रोह ही था। मतलब ये कहना है कि शुरुआत में तो ये सैनिक विद्रोह था, किंतु बाद में यह राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर लेता है। यह बात कहते हैं एस.एस. सेन। इस विद्रोह से संबंधित कुछ पुस्तकें हैं, जैसे कि 1857, इसके लेखक हैं एस.एस. सेन, और फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, वी.डी. सावरकर। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, द सिपॉय म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, इसके लेखक हैं आर.सी. मजूमदार, और द ग्रेट रिबेलियन, अशोक मेहता इसके लेखक हैं। द हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटनी, टी.आर. होम्स। यह प्रमुख पुस्तकें हैं, इनको आप अपने ध्यान में रखना या कॉपी में नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं। तो आगे कुछ MCQs हैं, इनको लगा लेते हैं। आप इनके जवाब अपने मन में सोचना या फिर कमेंट बॉक्स में अगर कोई डाउट हो तो वो पूछ सकते हैं। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ, इस बात को आपको बताना है। पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा है झांसी, फिर मेरठ, फिर कानपुर।
इसका सही जवाब है मेरठ। मेरठ से जो विद्रोही सैनिक थे, हमारे जो सैनिक थे 1857 के विद्रोह में, वो दिल्ली पहुंचते हैं 11 मई को, और यहीं से शुरुआत होती है विद्रोह की। ठीक है, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? इसका पहला जवाब है चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना, डलहौजी की जब्ती का सिद्धांत, ब्रिटिश सैनिकों एवं भारतीय सैनिकों के वेतन में भारी अंतर, सिपाहियों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास। ठीक है, तो इसमें कौन सा उत्तर ठीक है? तो इसका उत्तर सही है चर्बी एवं वो गाय एवं सूअर की चर्बी के कारतूसों का प्रयोग। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो मैंने प्रमुख व्यक्तित्व थे उसमें बताया था कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन थे, तो लॉर्ड पामस्टन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन करने के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? मतलब पूछ रहा है कि 1857 के विद्रोह के पश्चात जो भारतीय सेना थी उसका संगठन को दोबारा से गठित किया गया था, उसका नाम क्या है, उस आयोग का नाम क्या है? तो पहला विकल्प है पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग, साइमन कमीशन। तो इसका सही जवाब जो है वो है पील आयोग। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो पहला विकल्प है मीर तकी मीर, दूसरे हैं जौक, मिर्ज़ा गालिब, इकबाल। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है मिर्ज़ा गालिब। अगला प्रश्न है मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह को भारत का सम्राट घोषित कर दिया? तो देखिए 11 मई को तो वो दिल्ली पहुंच जाते हैं। ठीक है, इतना तो ये ठीक है। 12 मई का भी हो सकता है, 13 मई, 14 मई। तो 11 मई को पहुंचने के बाद वो वहाँ पर अंग्रेज़ों से लड़ते हैं और 11 मई को पहुंचने के बाद और 12 मई को लाल किला पर कब्जा कर लें। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो ठीक है 12। अगर वो पहुँचने के दिल्ली कब पहुँचे, तो दिल्ली पहुँचने की तारीख है 11 मई और वहाँ पर कब्जा करने की तारीख है 12 मई। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के पश्चात बंगाल की सेना में भारतीय एवं यूरोपीय सैनिकों का अनुपात कितना तय किया गया? तो देखिए सेना के बाद जो पीला आयोग गठन किया गया था उसके आधार पर सेना में जो भारतीय सैनिक और अंग्रेज सैनिकों के बीच में अनुपात तय किया गया था वो कितना था, वो आपको बताना है। पहला विकल्प है 2:1, 1:2, 2:3, 3:2। तो इसका उत्तर है 2:1। कहाँ पर? बंगाल की सेना में। रेवाड़ी का यह राजा हरियाणा में एक 1857 के भारतीय विद्रोह के प्रमुख नेताओं में से एक था। तो रेवाड़ी कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। और हरियाणा में मैंने बताया था आपको कौन इसके नेतृत्व करता थे, वह आप बताएं। तो पहला विकल्प है राव सुखराम, राव तुलराम और राव गुजरमल सिंह और राव रुदा सिंह। ठीक है, तो इसमें कौन सा विकल्प ठीक है वो आपको बताना है। इसका सही जवाब है राव तुलाराम। हरियाणा में कौन नेतृत्व करते हैं? राव तुलाराम। इस प्रकार से आपने 1857 के विद्रोह का यह टॉपिक कंप्लीट कर लिया। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को भी लाइक करें। अगला हमारा जो टॉपिक होगा, भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चलाए जाते हैं उनके ऊपर। अगर आपको यह टॉपिक करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।